बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से गीदड़ भक्तियों का सिलसिला जारी है और आपको एक दिलचस्प वीडियो भी दिखाएंगे कि भारत जो कि तीसरी बड़ी फौज है दुनिया में जिनकी, वो पाकिस्तान की फौज से तो डरता है लेकिन पाकिस्तान के कबूतरों से कितना खौफ खाता है। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी दो केसेस के हवाले से। इमरान खान साहब की नाअहली का केस, उसकी समाअत का आज दोबारा आगाज हुआ है और पनामा केस की स्पेशल बेंच ने भी आज अपनी पहली समाअत की है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस दिलचस्प ट्वीट्स का जो कि कल मरियम नवाज साहिबा के दरमियान और जो दो जर्मन सहाफी हैं जिनका ताल्लुक ICIJ से है उनके दरमियान हुई है पनामा केस को लेकर। बड़ी इंटरेस्टिंग ये ट्वीट्स थी और एक शदीद रद्द-ए-अमल भी हमने देखने में आया जो पनामा के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने अपना बयान ट्विटर पे दिया। तो आगाज करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो सबसे पहली ट्वीट की थी पनामा केस के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा था कि पनामा केस फजूल है, बाकी दुनिया ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो नवाज शरीफ को नीचा दिखाने के लिए पनामा पर इन्हिसार कर रहे थे वो खाक चाटेंगे। ये पहला ट्वीट था मरियम नवाज साहिबा का। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें वो कहती हैं कि पनामा पेपर्स कभी करप्शन से मुतल्लिक ना थे, इन दस्तावेजात को चोरी और हैक करने वालों ने भी कभी ये दावा नहीं किया। जवाब आया बेस्टियन की तरफ से। बेस्टियन जर्मन सहाफी हैं जिन्होंने खूब काम किया इस पनामा लीक्स के इशू पर, ICIJ के मेंबर हैं, और उन्होंने जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, पनामा पेपर्स करप्शन से ही मुतल्लिक हैं। इन दस्तावेजात में हैरान कुन हद तक करप्शन केसेस शामिल हैं जो सब हकीकत पर मबनी है। बेस्टियन के साथी सहाफी फेडरिक, वो भी एक जर्मन सहाफी हैं, उन्होंने रिप्लाई किया मरियम की ट्वीट को कि अगर पनामा रद्दी का टुकड़ा होते तो पनामा पेपर्स के हवाले से 80 ममालिक में 150 तहकीकात ना चल रही होती। मरियम नवाज साहिबा ने फिर इस ट्वीट का जवाब दिया कि जर्मन सहाफी और इनके पाकिस्तानी दोस्तों के नेटवर्क पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती। अफसोस कि ये सब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने हैं। जिस पर जर्मन सहाफी बेस्टियन ने जवाब दिया, सहाफत हुकूमत गिराने का नाम नहीं, सहाफत सच बताने का नाम है, चाहे किसी को पसंद आए या किसी को पसंद ना आए। उमर चीमा साहब जो कि पाकिस्तान में मेंबर हैं ICIJ के और उन्होंने पाकिस्तान में जो भी लीक्स में पनामा उनमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, उन्होंने फिर ये ट्वीट किया कि अगर पनामा पेपर्स कचरा हैं तो क्या शरीफ खानदान नेल्सन और नीस्कॉल का रिकॉर्ड मुकम्मल रसाई के लिए बरतानवी वर्जिन आइलैंड को खत जारी करेगा। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो कहती हैं कि पनामा पेपर्स की खबर देने वाले सहाफियों का दुख दर्द समझ सकती हूं क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत गिराने में वो नाकाम रहे। तो एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताते चले कि पनामा लीक्स आने के बाद दुनिया भर में 80 ममालिक में 150 तहकीकात और ऑडिट का आगाज किया गया था। जब पनामा लीक्स आया तो चंद दिन बाद ही आइसलैंड के जो वजीर आजम है उनके ऊपर दबाव आया, उन्होंने इस्तीफा दिया। यूक्रेन में बहुत सारे एहतजाज हुए। इसके अलावा उस वक्त के जो वजीर आजम थे बरतानिया के, डेविड कैमरून साहब, वो बार बार अपनी सफाई देते रहे कि उनके वालिद साहब की जो ऑफशोर कंपनीज थी उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। और कल ही की बात है कि माल्टा के वजीर आजम, जिनको अपनी बीवी के ऑफशोर कंपनीज की वजह से बड़ा दबाव का सामना था, उन्होंने इस्तीफा दिया और अर्ली इलेक्शंस कॉल किए हैं। तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान में सिर्फ ये कहा जाता है कि पनामा केस या पनामा लीक्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है या किसी फैमिली के खिलाफ साजिश है। दुनिया भर में इसमें तहकीकात हुई है और दुनिया भर की बात छोड़ें, हमारी आला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, केस को एडमिट किया और रोजाना की बुनियाद पे केस सुना। और जब उसका फैसला भी आया तब भी वो हमारे सामने कि 2 जजेस ने एक राय दे दी थी अपनी कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड हैं और 3 जजेस ने कहा इस पर मजीद तहकीकात करने की जरूरत है। तो इस पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुराद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर नेशनल असेंबली मोहसिन रांझा साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर चीमा साहब, सीनियर सहाफी हैं। उमर चीमा साहब, आपसे आगाज करूंगा क्योंकि मरियम साहिबा ने आपका भी जिक्र किया है ट्वीट में। उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस है कि जर्मन सहाफी और पाकिस्तान सहाफी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में जो है वो मुलविस रहे और उनको इस बात का दुख है कि सहाफियों ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन हुकूमत गिराने में वो नाकाम हुए। तो उमर चीमा साहब, कितना दुख है इस बात का कि आपने साजिश भी की हुकूमत गिराने की लेकिन उसमें आप नाकाम हो गए? एक तो ये खुशी की बात है कि वो उनका ये ख्याल है कि हमने कोशिश की जो कि कामयाब नहीं हुई, और बाद में उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। इनफैक्ट उन्हें अफसोस इस चीज़ पर नहीं है कि जो हमने किया, जो चीज़ें उनके हक़ में नहीं हो रही या जिस तरह से मामला वो समझते थे कि आसानी से तय हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो रहे।
और ये ट्वीट्स उनकी इसमें काफ़ी वो परेशान दिखाई दे रही हैं और कोई फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट भी है। बाकी मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह के अलकाबात से या किसी की पाकिस्तानियत पे शक करने से इज्तनाब करना चाहिए। उनके वालिद खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं, बाज़ औक़ात उन पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, तो जो विक्टिम होते हैं उन्हें कम अज़ कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अदरवाइज़ ये लगता है कि उन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। अच्छा उमर, ये बताइएगा 150 इन्वेस्टिगेशंस और ऑडिट्स हुए हैं 80 ममालिक में इस पनामा लीक्स के बाद, और हमने देखा कि कल माल्टा के वजीर आजम को अर्ली इलेक्शन कॉल करना पड़ा, आइसलैंड के वजीर आजम इस्तीफा देके चले गए, यूक्रेन में एहतजाज हुआ, डेविड कैमरून ने जो है बार बार सफाई दी पनामा लीक्स के बाद। तो ये जो रद्द-ए-अमल यहाँ पे कल मरियम साहिबा का है, ये हमें किसी और ममालिक में देखने को मिला है कि ये रद्दी है सारी चीजें और क्रैप है, ये बातें कहीं और सुनने में मिली है क्या पनामा लीक्स के हवाले से? देखिए, ये इत्तेफाक की बात है कि जब वो ट्वीट कर रही थी तो उस टाइम पे माल्टा के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया था, शायद उन तक ये खबर नहीं पहुंची और शायद वो ये समझती हैं कि जो लोग उनके ट्वीट्स पढ़ रहे हैं उनकी इत्तलात का ज़रिया सिर्फ उनके ट्वीट्स हैं और जो जिस तरह की इंफॉर्मेशन वो देंगी लोग उस पर उसी तरह यकीन कर लेंगे। ऐसा नहीं है, और ये हमें कोई ऐसी इंटरनेशनल एग्जांपल्स की भी कोई बैनुल-अक़वामी मिसाल भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अदालत में पेश हुई, या तो कि अदालत ने उसको रद्दी करार दे दिया और कि ये चीज़ वाकई नाकाबिले, इसको हम दाखिल नहीं कर सकते या इस पर मज़ीद कुछ काम करने की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने तो इनके जो ख़त पेश किए गए हैं उनको रिजेक्ट किया है, और या तो अदालत की तरफ से इन्हें कोई किसी किस्म की क्लीन चिट नहीं मिली। ये मामला अभी जारी है और जब तक JIT को कंक्लूड नहीं करती, मेरे ख्याल उन्हें इस तरह के ट्वीट से इज्तनाब करनी चाहिए थी। मैं जरा मोहसिन रांझा साहब से इस पर इनका ओपिनियन ले लूं। चंद रोज पहले ही चौधरी निसार साहब ने कहा था ट्वीट्स जहरे कातिल होती हैं, इस तरह की ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मरियम साहिबा ने उनकी तजवीज़ को सीरियसली नहीं लिया। कल जो ट्वीट्स की उसका भरपूर जवाब दिया है दोनों जर्मन सहाफ़ियों ने। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में एक्शन लिया गया है और सिर्फ ये ट्वीट्स पनामा के जो ट्वीट्स है वो पनामा लीक्स जो वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। तो फिर क्यों कहा जाता है बार बार इसको कि ये साजिश है और मुल्क के खिलाफ साजिश है? देखिए, जहाँ तक पनामा का पाकिस्तान में सवाल है, वो तो हम उसको अभी भी समझते हैं कि ये सारे का सारा मामला जो है ये एक पाकिस्तान का जो एक पूरा फोकस था कई और चीज़ों से वो हटाया गया और हट गया इस केस की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए, अगर वो इल्ज़ामात दुरुस्त होते तो मज़ीद तफ्तीश की क्या ज़रूरत होती, क्यों JIT बनाई जाती? और हम तो ये पहले दिन से कह रहे थे कि जो बात हमारी है कि कमीशन बनाए और तहकीक करवा लें इस चीज़ की। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात करी, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं, जिस तरह के इन्होंने पासपोर्ट वाली बात कल साफ़ी ने की, भाई पासपोर्ट लगा देने के साथ अपने ट्वीट के साथ तो आपका दावा दुरुस्त नहीं साबित होता ना, आपने नेक्सस बनाना है। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी ये इस तरह चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, हम तो कह रहे हैं हम तो उन डॉक्यूमेंट्स का जो प्रूफ है उनकी ऑथेंटिसिटी है हम उसको भी नहीं मान रहे। हम कह रहे हैं कि कानूनी शहादत एक्ट के नीचे आए। बात आप अगर नहीं कर रहे कि अगर ये रद्दी का टुकड़ा होते तो फिर हमारे काबिल जजेस जो हैं वो तो पहले ही कहते हैं ये क्या लेकर आ गए आप अदालत में, आप पिटीशन आपकी खारिज हो जाती। पहले रजिस्ट्रार वो नहीं हुई ना, रजिस्ट्रार ने पहले तो कहा ना रद्दी का टुकड़ा है, उसने कहा फ्रीविलेस है, लेकिन उसके बाद दोबारा आई और उसके बाद दोबारा आई और 3 जजेस ने तो अभी भी यही कहा है कि जी हमें मजीद चीजों, हमारे मजीद सवाल आते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा रद्दी का टुकड़ा है आप फेंकें इसको बाहर, भी नहीं सकते थे। अगर वो उसके ऊपर जजमेंट देते, वो ट्रायल तो दे नहीं सकते। मुझे बताइए, जर्मन जो है वो ट्रायल कोर्ट की तो है उमर चीमा और जर्मन सहाफी मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश क्यों करेंगे हुकूमत गिराने के लिए? क्या इनको हासिल होगा? मतलब ये PTI है, ये क्या है? देखिए मैं बताता हूँ उसको। देखिए बात ये है कि उमर चीमा साहब और ICIJ एक तरफ खुद कह रही है कि जो हमने इल्जामात लगाए हैं उसके अंदर डिस्क्लेमर डाला हुआ उन्होंने ICIJ ने, और उसके बाद फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपनी बात को, कहते हैं कि जो हमने बात की है वो ये इल्जामात दुरुस्त हैं और उसके ऊपर ये काम हो रहे हैं, और एक तरफ डिस्क्लेमर डाला हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि हम ऑफशोर कंपनीज बनाना कोई जुर्म नहीं है, और आपने खुद कहा हुआ ICIJ में जुर्म नहीं है। तो अगर हमारी ऑफशोर कंपनी, हम तो कहते हैं उस ज़मीन में आती है और हम उसके ऊपर पूरा उसका जो है सारा रिकॉर्ड वो भी देने के लिए तैयार है। बाकी रह गई बात साजिश की। साजिश के ऊपर अब देखें ये चीज़ें होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं ऑन इन्फॉर्मेशन। अब अगर उमर चीमा साहब के बारे में हम ये बात करें, ये साफ़ी हैं, इनका अपना एक मकाम है, इनका अपना सिस्टम है, और मैं उसके ऊपर ये कह दूंगा ये अगर साजिश का ऐसा है तो मेरी राय तो होगी, लेकिन ये तो अब इनको खुद सवाल इनके ऊपर उठता है कि क्या ये साजिश का हिस्सा है कि नहीं है। क्यों? अगर उनके कहने से क्या हम उमर चीमा पे
ये सवाल उठाएंगे कि आपने साजिश की है, आप पाकिस्तानी नहीं है, या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें हुकूमत गिराने के लिए। मरियम नवाज का ये ट्वीट होगा, उनका ओपिनियन हो सकता है, ये सवाल हम उनसे क्यों करें? देखिए, जो पाकिस्तान इस वक्त स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान का उन्होंने कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम किया, गैर इखलाकी काम किया जिस पर सवाल उठाए? ये पनामा लीक्स दुनिया भर में गए, उन्होंने आके पाकिस्तान में रिपोर्ट किया इसको, इस पे वो साजिश कहां से आ गई? देखिए, रिपोर्ट बिल्कुल किया होगा, हम इसको रिपोर्ट करना तो इनका राइट है, इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच और इनका राइट है, ये साफी उसको रिपोर्ट करें। लेकिन हम हमारी राय ये है, ये हम हमारी राय, इनको इख्तलाफ करना तो इख्तलाफ कर दे, हम तो इसके बारे में एक राय दे रहे हैं ना कि हमारी राय में आप एक साफी को साजिश और उसको कहते हैं कि वो जी राजा साहब, आपने ये आपकी राय की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए ना कि आपने राय किस तरह से बनाई है। ये तो नहीं कि आपने एक ट्वीट दाग दिया और उससे एक राय बन गई। आपको भी नहीं आइडिया कि मरियम बीबी ने क्यों ट्वीट किया और आप भी कह रहे हैं कि आपकी भी ये राय है कि मैंने साजिश किया है, ये मरियम बीबी की राय है। देखिए उमर चीमा साहब, आपके साथ कई प्रोग्राम्स में मेरी ये गुफ्तगू होती रही है, कई प्रोग्राम्स में आप मेरे साथ बैठते रहे और मैं हमेशा से आपको इस बात पे नेगेट करता रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स लाके जो कड़ियां आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बनती नहीं है। और मैं आपको कहता भी रहा हूं प्रोग्राम्स में, चाहे आपका अपना मौकफ हो, हमारा अपना मौकफ है, हम ये समझते हैं कि जब आप वो गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं तो आपको कहता था कि जिस तरह से आप उनको बेनिफिशियल ओनर बनाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये ट्रस्टी थी और ये बेनिफिशियल ओनर जो है यही थी, हम उसको नेगेट कर रहे थे, लेकिन आप अपने बात पे परसिस्टेंट रहे। अपनी बात पे कायम हैं। अगर हम अपनी राय होल्ड करें तो वो तो हमारी राय है। मामले को जी उमर चीमा साहब, इस मामले को इस तरह से खत्म करते हैं कि चूंकि ये आप पर इल्जाम है, ये साजिश हो रही है। अच्छा, उसको साजिश को खत्म करने का एक तरीका ये है कि क्या शरीफ खानदान या वो लोग जिनके नाम पे आपके बकौल मरियम बेनिफिशियल ओनर नहीं है, हुसैन नवाज है, चलें हुसैन नवाज को मान लिया, आप एक लेटर लिख दें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के लिए कि इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनको 93 से लेके अभी तक 2017 तक का सारा रिकॉर्ड नीलसन और नेस्कोल का फ्राहम कर दें। ये साजिश वैसे ही खत्म हो जाएगी और हमारे बारे में लोग कहेंगे कि ये किस तरह की बेबुनियाद खबरें चला रहे थे, उन्होंने जो रिकॉर्ड फ्राहम, कोई बात नहीं है। आप क्यों नहीं करते ऐसा? अब देखें, ये जो बात करें ना, अब ये बात फिर ये कर रहे हैं कि ये जेआईटी का रोल अज्यूम कर रहे हैं उमर चीमा साहब। अब ये जेआईटी ने जो काम करना है, ये वो काम जेआईटी का नहीं, ये तजवीज अगर उन्होंने देनी है, ये तजवीज देनी, जब वो इस तरह की तजावीज देते हैं तो हम समझते हैं कि ये साजिश कर रहे हैं, ये तो हिस्सा है उस सारे प्लान क्या साजिश है कि आपकी कंपनी से आप डॉक्यूमेंट फराहम अगर आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप ये बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी आप एक खत लिख दें, अगर आप ये बात कर रहे हैं, आप जो प्रिजम्पशन मरियम नवाज साहिबा जो कि शायद फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, ये कम से कम साफियों पे इल्जाम लगा देना छोड़ देना चाहिए कि आप साजिश करें। ये प्रिजम्पशन जो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खत लिख दें, अगर आप खत लिख देंगे इनका क्लेम दुरुस्त साबित हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें तो आप पे शक है कि आप कोई कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। आपको शक है? ये चले उमर चीमा साहब, ये दोबारा एस्टैब्लिश करें। मैं तो कह रहा हूं कि आप इस शक को यकीन में बदलें। आप इस शक को यकीन में बदलें। आप वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप कह रहे हैं कि हमने तो अपने आप पेश कर दिए हैं, जब कहते हैं कि 3 जनरेशन पेश हुई है, तो आप ये का फैसला आने दें, शक को यकीन में बदलेंगे। चलें उमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के सिस्टम में भाई राजा साहब, आप पहले भी ये कहते थे कि कोर्ट को करने दें, हम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती हैं। जेआईटी के बाद कोई और एक्सक्यूज आ जाएगी। सही है, आपने कहा था पहले मीडिया पे भी देंगे, कोर्ट में भी देंगे, हर अप्रोप्रिएट फोरम में देंगे, आपने नहीं दिया। फोरम ही तो अब बना है, अब बना तो देंगे। नहीं, फोरम तो कोर्ट भी था ना। नहीं, कोर्ट फोरम नहीं था, आप लोगों ने कहा था कोर्ट में देंगे। सुप्रीम कोर्ट फोरम नहीं था। इतने सारे जो आपने फाइलें जमा कराई हैं, सबूत की वो क्या थे? सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि हम ये मुकदमा जो है इसके ऊपर फैसला दे देंगे। सर, आपने इतने एविडेंसेस जमा कराए और बार-बार ये कहा कि हम सुरखरू हो गए, हमने तमाम जवाब दे दिए। हमने वो चीजें दी, लेकिन अभी तक फोरम जो था वो डिसाइड नहीं हुआ। चलिए मुराद सिंह साहब, आपका कमेंट इस पे लूंगा। सुप्रीम कोर्ट रह गया इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, इन्होंने पेश नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मेरी बात सुने, अगर क्लाइंट की तरफ से कि आपने ये चीज नहीं फ्राहम करनी, तो अगर फोरम डिसाइड होता तो हम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। मुराद इस पे कमेंट कर देगा, इसके बाद मैं आज की भी आता हूं कि क्या पीटीआई भी फिर इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनी है जिसका वो जर्मन सहाफी थे, आईसीआईजे था, उमर चीमा साहब थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल जो ट्वीट्स का तबादला हुआ, आपने देखा ट्वीट और फिर उसके बदले में ट्वीट, उससे पीएमएलएन को और मरियम बीबी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया ने देखा वो। अब आते हैं कि कंस्पिरेसी है, तो इसका तो इतना जवाब है कि आईसीआईजे या उमर चीमा और पीटीआई इतनी मजबूत है
कि आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर रोसत हो गया, डेविड कैमरून आके अपनी सफाइयां पेश करने लगा, और जब कल ये ट्वीट हो रहा था तो माल्टा का वजीर आजम जो है वो भी अर्ली इलेक्शन कॉल करके चला गया। देखिए इन्होंने इनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 5 रुकनी बेंच की, उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा है कि ये अभी तक कह रहे थे रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि हमारे पास हर चीज का सबूत है और हम यहां पे इंतजार करते रहे, कोई सबूत नहीं आया, एक कतरी खत आया, ये रद्दी का टुकड़ा जिसको कहते हैं, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि एक कतरी खत उनका डिफेंस था, लेकिन वो इनका ख्याल था कि वो बम की तरह गिरेगा, बम की तरह गिरा, लेकिन नवाज शरीफ लेकिन वो कह रहे हैं जीआईटी राइट फोरम है, वहां पे हम देंगे। देखिए अभी 5 रुकनी बेंच होता, उसमें से किसी ने भी इनके जो सबूत थे वो तस्लीम नहीं किए, और जीआईटी जो ये कह रहे हैं ना कि मरियम बीबी का नाम हटा दिया गया, मरियम तो बेनिफिशियल ओनर है ही नहीं। पहला सवाल ये है जेआईटी के लिए कि ये इसकी असल जो मलकियत है वो किसके पास है? तो इसका मतलब जो अभी तक ये मरियम बीबी के हवाले से कह रहे हैं कि उसके ऊपर इल्जामी था, तो ये साबित नहीं कर सके कोई चीज। अब जो जेआईटी बनी है वो मजीद तफ्तीश के लिए बनी है, मजीद तलाशी के लिए बनी है, मजीद तलाशी ली जाएगी, क्योंकि पहले 2 जजेस ने तो अपना फैसला ही सुना दिया ना। उन्होंने तो कहा कि ये एमएनए बनने के काबिल नहीं है, ये तो सादिक नहीं है, ये तो अमीन नहीं है। तो इसका मतलब उसमें सदाकत थी, इसका मतलब। और अगर अब मैं आपसे सवाल करता हूं शहजाद एक, कि अगर आईसीएजे के इंकिशाफात ना होते तो 98 में जब इमरान खान ने इन पार्लियामेंट के ये फ्लैट्स के सामने प्रोटेस्ट किया था, ये तो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। आपको मरियम बीबी का वो मशहूर डायलॉग याद नहीं है कि मेरा और मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टी कहां से निकाल के लेके आते हैं, हमारा तो पाकिस्तान से बाहर क्या, मेरा तो पाकिस्तान के अंदर। एक ब्रेक लेने दे। पनामा केस आज मजीद आगे भी बढ़ा है क्योंकि स्पेशल बेंच ने अपनी पहली समाअत आज की थी, और जो 2 नॉमिनीज थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और एसईसी के, उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, और ये कहा है कि एसईसी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सरबरा अब आएंगे, खुद पेश होंगे और हमें लिस्ट देंगे, हम उसमें से डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो जीआईटी में शामिल होगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली केस की समाअत का दोबारा आगाज हुआ है, और इसके अलावा पनामा केस के हवाले से पनामा केस की जो स्पेशल बेंच है उसने आज पहली समाअत की है, और जीआईटी के जो 2 मेंबरान, 2 नॉमिनीज जो कि एसईसीपी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, उनको जजेस ने मुस्तरद कर दिया है, और अब यह कहा है कि दोनों इदारों के सरबरा आएंगे, हमें लिस्ट देंगे और हम खुद जो है चूज करेंगे कि कौन सा शख्स जो है वो जीआईटी का मेंबर बनेगा। जजेस ने आज ये भी कहा है कि हम चाहते हैं जीआईटी शफाफ तरीके से तहकीकात करे, और इसके लिए हमें ईमानदार और प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। अगली समाअत जो है वो 5 मई यानी कि 2 रोज के बाद होगी। आज जो है इमरान खान साहब और तरीन साहब के खिलाफ जो नाअहली का केस है उसकी भी समाअत हुई, और इमरान खान साहब के खिलाफ बुनियादी तौर पर 3 इल्जामात हैं। पहला इल्जाम यह है कि पीटीआई जो है वो फॉरेन फंडिंग लेती है, पाकिस्तान की पार्टी है लेकिन फॉरेन फंडिंग लेती है। दूसरा इल्जाम यह है कि नियाजी सर्विसेज जो कि एक ऑफशोर कंपनी है इमरान खान साहब की, और वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो कंपनी उनकी थी, वो ऑफशोर कंपनी कभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की अपने असासों में। हम ये बार बार बता चुके हैं कि इमरान खान साहब की इस कंपनी की जो मालियत है वो 9 पाउंड की थी, जो फ्लैट था इस कंपनी के पास वो 2003 में बेच दिया था। तीसरा इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर है कि जो बनी गाला की अराजी है उस पर वो अपना मौकिफ बदलते रहे। कभी उन्होंने कहा ये मेरा प्लॉट है, मेरी जमीन है, कभी ये कहा कि मैंने बीवी से गिफ्ट लिया है, और कभी उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने पैसे लौटा दिए। तो मुख्तलिफ बयानात उनके रहे। तो ये 3 इल्जामात हैं जिनका इमरान खान को सामना है। इमरान खान साहब ने अभी ये जवाब दिया था कि जो मेरे खिलाफ पिटिशनर है यानी कि हनीफ अब्बासी साहब, वो बदनीयती पे ये केस लाए हैं, और वो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की वफादारी जाहिर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ खुद एफिड्रेन के मुकदमा चल रहे हैं। तो क्या यही जवाब रहेगा, या इमरान खान साहब अपनी सफाई साबित करेंगे अदालत में, और तरीन साहब भी साबित करेंगे अदालत में? इस पर हम बात करेंगे। अब एतमाद बढ़ा है आपका जीआईटी पे कि जजेस का ये बेंच खुद मॉनिटर कर रहा है इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से? देखिए 2 चीज है, एक जो पिछले 5 रुकनी बेंच जो था उनकी जजमेंट अगर पैरा 135, 133, 137 आप पढ़ ले तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, और एक ड्रामे के किरदार का हवाला भी दिया। गॉडफादर की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो स्टार्ट में उनका एक ड्रामे के किरदार की बात यह कि एक डॉक्टर अपना ईमान बेच देता है, अपनी रूह बेच देता है दुनियावी मफादात की खातिर, और नवाज शरीफ की खातिर नैब ने जो हमारा एफबीआर है, एफआईए है, ये सारे इदारे जो है एक शख्स को बचाने, इवन के स्पीकर असेंबली जो है आर्टिकल 91 के तहत उसको रेफरेंस भेजना चाहिए था, उसने नहीं भेजा, लिहाजा ये 5 किरदार जो है बड़े इदारे हमारे हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए। अब जो आपका सवाल है कि क्या इत्मीनान बढ़ गया, देखिए इत्मीनान हमें किस चीज के ऊपर है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इत्मीनान है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया है कि आप खुद से सिलेक्शन ना करें
नामदेह जो 18 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनमें से हम खुद उनका इंतखाब करेंगे। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में जो जेआईटी तश्कील दी जाएगी और जेआईटी रिपोर्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके ऊपर तो हमें अब आपको एतमाद है ना, क्योंकि पहले आपने कहा था कि जेआईटी किस तरह काम करेगी, उस पर आपके रिजर्वेशन थे। सवाल जो था, खुली कचहरी भी होगी और खुद जजेस भी देख रहे हैं कि कौन नॉमिनीज होंगे। देखिए सवाल हमने उठाया था, नहीं सवाल क्या उठाया था, ये जवाब बहुत मुश्किल है आपके सवाल। नहीं कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो आपको हवाला दे रहा हूं वो 5 रुकनी बेंच का कि सवाल क्यों उठाए थे कि जब आला सवाल एतमाद का था। मैंने कहा कि है, लेकिन मैं अपनी दलाइल भी दूं साथ में राजा साहब। देखिए मैंने आपको हवाला की चीज का दिया, मैंने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने इन्हीं इदारों के ऊपर अदम एतिमाद का इजहार किया था। बिल्कुल सिर्फ तहरीक इंसाफ ने सवाल नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 इदारों के ऊपर सवाल उठाए थे और यह कहा कि ये नाकाम हो गए। इवन के सुप्रीम कोर्ट की वो रिमार्क्स आज भी मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी नस्ल के सामने जनाजा उठ गया, उनकी मौत हो गई हुआ था। लेकिन अब तो ये अब जो 2 नॉमिनीज होंगे, आज तो एक कोर्ट ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिया है मैंने कि हम ट्रांसपेरेंट तहकीकात चाहते हैं और प्रोफेशनल्स चाहते हैं जो कि ईमानदार हो। तो अब तो आपको कोई एतराज करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं था, इदारों के ऊपर सवाल उठाया था। जब सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट करेगी तो हमें एतमाद है। सही। नैब एफआईए की सरजनिश होती है जब ये केस की समाअत होती है, और इस वक्त भी स्टेट बैंक और एसईसी ने जो अपने नुमाइंदे दिए उस पर भी एतमाद नहीं था। ये क्या हो क्या है, सरकारी इदारे क्यों इस तरह काम कर रहे हैं कि कोर्ट को आके इंटरव्यू करना स्टेट बैंक का सरबराह किसको? देखिए मैं ये समझता हूं तो अभी तो एक्टिंग सरबराह लगे आज। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, फैसले में उन्होंने ये कहा था कि जब ये नाम होंगे तो नाम हमारे आगे रखे जाएंगे और उस नाम में से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो ये उन्होंने फैसले में लिखा होता है, ये कोई नई चीज नहीं है जो आज हो गई है। और उन्होंने कहा है कि हम खुद करेंगे, फैसले में उन्होंने लिखा हुआ है कि आप हमें नाम भेजेंगे और जो नाम अगर हमें नहीं पसंद आता तो हम उसको रिमूव करके नया नाम मांग सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं हो गई जिसके ऊपर हम कहें कि इतना को बहुत बड़ा इशू बन गया और उन्होंने नए नाम मांग लिए। तो अच्छी बात है, उन्होंने नए नाम मांग लिए, तो इसमें क्या हो गया? इसकी नौबत तो नहीं आनी चाहिए ना कि अगर वो कहे, उनको ये कहने की नौबत पड़े कि क्राइटेरिया पे मीट नहीं करते, हमें ऑनेस्ट और ईमानदार लोग चाहिए, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कहने की जरूरत, मेरा तो ये ख्याल है कि अपनी मर्जी के नाम जो हैं उससे इज्तनाब किया जाए, अदारों पे छोड़ा जाए कि वो बेस्ट ऑफिसर्स जो दें। और इदारों पे छोड़ें, कैसे छोड़ें? उन इदारों पे जिन पे ये रिमार्क्स थे कि नैब कल हमारे लिए वफात पा गई है। पांच इदारों में से स्पीकर नेशनल असेंबली के हवाले से भी लोग तो उन्हीं इदारों में से आने, जेआईटी उन्हीं इदारों पे मुनसर करती है। अगर वो लोग हैं, वही इदारे हैं, तो आप इदारों पे भी थोड़ा बहुत एतमाद करें। और अगर उनमें से नाम गलत आ गया तो आपने उसको कह दिया कि नया नाम दे दे, तो नया नाम दे देगा आपको। आज फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि इनका ट्रांसफर हो या इनकी तरक्की हो इन इदारों में अफसरान की, वो तो वजीर आजम साहब ने करनी है या हुकूमत ने करनी है, तैनाती भी, ठीक है, तैनाती जो वो हुकूमत ने करनी है। तो बेहतर ये नहीं हुआ कि वो अगर साइडलाइन हो जाए, कोई और वजीर आजम आ जाए नून लीग का, ताकि ये इदारे इंडिपेंडेंटली काम कर सके और एक ऑफिसर को ये परेशानी ना हो कि आज मैंने अगर सख्त सवाल कर लिया शरीफ फैमिली से तो ऐसा ना हो कि मेरा ट्रांसफर हो जाए या मुझे कोई डिसमिस कर दिया जाए। देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पूरी इस खिते में सूरत हाल है, ये पहले ही हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में से गुजरे हैं। पहले भी हमसे ये इस्तीफे वाले मुतालबात किए गए धांधली वाले इशू के ऊपर, और अगर हम उस वक्त इस्तीफा दे देते तो ये बहुत बड़ी सियासी गलती होनी थी और आज तारीख ये लिख रही होती और आप सब लोग भी ये कह रहे होते जुडिशल कमीशन का फैसला आने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त जो मुतालबा उन्होंने फवाद साहब ने किया है, फवाद साहब पहले मसला ये था कि धरना था करते रहते और धरने पे इमरान खान साहब थे, इस्तीफा मांगना, उस वक्त कोर्ट ने नहीं जब सुप्रीम कोर्ट नहीं इसको इस तरह ले, इसको इस तरह ले, ये सिर्फ फवाद साहब ने नहीं कहा, ये पीटीआई का सिराजुल हक साहब जो तमाम जुमात का मुतालबा है, उसकी दलाइल है, उसकी दलाइल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शख्स इनकी तैनाती करता है वो उनका एहतिसाब और ये देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एक बात है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही अपनी मर्जी के बंदे लगवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही सारा कुछ मॉनिटर कर रहा है, तो फिर इसमें गुंजाइश नहीं रहती। जब हम देखते हैं, लेकिन जब हम तारीख देखते हैं कि नवाज शरीफ ने अगर माजी में कोई नैब जो है जब इनके 12 केसेस पेश रहा था, नहीं वो तो मैंने बता दिया आपको। जब मैं एक जुमला कि जब 12 केसेस सुप्रीम कोर्ट में जमा करने थे नैब ने, वो कौन था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा था कि शरीफ लोगों को तंग ना करे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? वो कौन था, किसका तर्जुमान था जो टीवी पे आके कह रहा था पर काट देंगे, पर काट देंगे? अगर अयान अली की तफ्तीशी अफसर को कत्ल ना किया जाता और अगर लेकिन अदालत ने इन चीजों को रिमार्क्स तक महदूद रखा, उन्होंने ये तजवीज नहीं दी कि वजीर आजम साहब स्टेप डाउन करें। अगर अदालत ये समझती कि अदालत खुद कह देती कि आप स्टेप डाउन कर दें, फवाद साहब का कहना कि आप स्टेप डाउन करें वो बनता नहीं है। फवाद वो तो वैसे मोर लॉयल देन द
annoying वाली बात है। ये कहा है अदालत शाह से शाह का ज्यादा वफादार है। अदालत ने ये कहा है कि दो ने तो कह दी कि फारिग कर दिया। तीन की जजमेंट मैटर करती है। तीन ने क्या कहा? तीन ने क्या कहा? मेजॉरिटी जजमेंट तलाशी ले ले। अगर मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा होता कि आप स्टेप डाउन करें तो होता। हमने केस हम ये समझते कि पनामा में हमारी फतह हुई है, उस केस में वो फतह मुझे आगे बढ़ने दें। इस ग्राउंड पे फतह हुई थी कि नवाज शरीफ साहब को स्टेप डाउन फतह नहीं हुआ, कहा गया। तीन ने ये कहा है जिस तरह 22 के मजीद तफ्तीश कर ले, हो सकता है कुछ और भी निकल आए। अच्छा मुराद, एक और भी केस है, क्योंकि अब जो है इमरान खान साहब के खिलाफ भी जो है समाज शुरू हो गई है और नाअहली की है, जैसे तरीन साहब के हवाले से हुई, इमरान खान साहब के हवाले से भी है। तीन बुनियादी इस्तदा की गई हैं। एक तो कि फॉरेन फंडिंग मिलती है आपकी पार्टी को, दूसरा कि नियाजी सर्विसेज जो है उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, 2015 तक उसके रिटर्न बाहर फाइल होते रहे। यहाँ पे पाकिस्तान में कभी इमरान खान साहब ने डिस्क्लोज नहीं किया और बनी गाला की अराजी के हवाले से मुख्तलिफ बयान दिए, कभी कहा कि मैं मालिक हूं, कभी कहते हैं जमामे से पैसा लिया, ये मुख्तलिफ वो हैं। तो क्या आपकी आपका रिप्लाई क्या होगा कि चैलेंज करेंगे पिटिशन को या अपनी सफाई पेश करेंगे? देखिए, एक तो 3 दफा माजी में ये जो केस है, 3 दफा इमरान खान के ऊपर ये केस बन चुका है। और तो हम यही बात करते थे। सुनिए वो भी यही बात करते नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं 3 दफा खारिज हो चुका है। मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, 3 दफा। और हुआ क्या है, सुनिए रांझा साहब, अगर आप वो करेंगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ठीक है? अच्छा, ये आज अगर आप अदालत में होते तो इनको और अकरम शेख साहब, इनके जो वकील थे, उनको जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है वो आप हैरान हो जाते। अदालत की रिमार्क्स क्या थी और जो हुआ है, मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। नंबर 1, इनका आर्गुमेंट क्या था कि फॉरेन फंडेड केस, ये जो टीवी पे आके बोलते हैं फॉरेन फंडेड केस, फॉरेन फंडिंग होती है। अदालत ने जब पूछा कि ये जो नाम है ये तो पाकिस्तानी है सारे, तो इनका जवाब क्या था? और मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को मुखातिब करके अभी ये बात करने जा रहा हूं। इनके वकील ने आर्गुमेंट ये दिया कि चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बिल अमूम और जो दूसरी मुल्क की नेशनलिटी लेते हैं वो बिल खसूस मुहिब्बे वतन नहीं होते। ये इनका आर्गुमेंट है। सुने, अब अगर पाकिस्तानी देखे तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी कौम जो अवाम बंदा होता है, कोई 10 रुपए की मेंबरशिप करके, कोई 100 रुपए की मेंबरशिप करके इस पे चलती है। पाकिस्तानियों की वतनी के ऊपर शक करना, इन्होंने मैं सवाल एक करता हूं, मेरा एक सिंपल सवाल है कि ये बात करें कि पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी को मुखातिब करके, ये बात इनसे सिर्फ पूछ लें कि वो जो कंपनी एलएलसी जो टेक्सास में रजिस्टर्ड है उसमें पाकिस्तानी कितने? उसमें 5 तो पाकिस्तानी है ही नहीं और ओवरसीज भी नहीं है इनका और ये बात है। हमारा केस ये है, हमारा केस ही ये है कि रोपा के नीचे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के नीचे, आप किसी भी कंपनी जो कि बाहर रजिस्टर्ड हो, रोपा के सेक्शन 4 या 6 के नीचे आप किसी भी फॉरेन कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। और उस कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, 2 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, 5 वो अमेरिकन हैं। ये कहना चाह रहे, सुने इनका केस क्या है शहजाद, इन केस को समझे। इनका केस है कि हम तो है ही चोर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं, हम तो है ही झूठे, हम दूसरों को भी साबित कर रहे हैं। लेकिन जो शर्मिंदगी हुई है आज मुझे खुद जवाब नहीं है। अकरम शेख साहब भी सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा केस पकड़ा दिया। क्योंकि मेरे पास डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आज कल जो रिप्लाई दिया था आप लोगों ने, उसमें आपने ये कहा था कि दरख्वास्त गुजार की पिटीशन बदनीयती पर मबनी है। हनीफ अब्बासी ने वजीर आजम से वफादारी जाहिर करने के लिए केस दायर किया है और आपने कहा इनके ऊपर खुद दरख्वास्त गुजार के ऊपर एफिड्रीन का मुकदमा है। बिल्कुल, क्या ये दलील देंगे या सफाई देंगे अपनी जो इल्जामात लगे? देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप बेकसूर हैं तो आप एविडेंस देके मामला खत्म कर सकते हैं, पेश कर देना। शहजाद, 2 चीजें, मैं जल्दी बताऊं। मैंने खुद कहा कि ये तो खुद साबित हो गए चोर, सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, झूठे सुने। ठीक। अब ये साबित करना चाहते हैं कि हम तो है ही ऐसे, ये भी ऐसे हैं। नंबर 1, तो आप ये साबित करने देंगे इनको? मैं आर्गुमेंट देता हूं अपने। मेरी बात सुने। एक ये हो गया, दूसरा ये कि हम जवाब देते हैं, लेकिन एक तरफ पब्लिक ऑफिस होल्ड किसने नहीं किया? इमरान खान ने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है? मैं जवाब देना चाहूंगा। कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है? इमरान खान कभी इख्तियार में आए हुए हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहना कि वो हुब्बुल-वतन नहीं है। मुराद एक सेकंड, मेरा एक जवाब, हम अदालत में इनको इसी तरह जवाब देंगे। इमरान खान जवाब ले लें। अगर इमरान खान ये कहते हैं कि वो अपने आप को सादिक अमीन, खोसा साहब ने जब बेंच पे बुलाते हैं तो कहते हैं अगर मैं भी सादिक अमीन नहीं हूं तो मैं
मैं भी एहतसाब के लिए पेश करता हूं, तो फिर टेक्निकी बुनियादों पे एप्लीकेशन क्यों दी? मेंटेनेबिलिटी चैलेंज की इन्होंने, जो नवाज शरीफ ने, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैंने आपकी बात सुनी, जब नवाज शरीफ ने मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं की, उसने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, ये क्यों अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं? आप करें, आपने जो टेक्निकल एप्लीकेशन दी है मेंटेनेबिलिटी चैलेंज की, आप उसको वापस करें और आपके हम एहतसाब के लिए पेश कमीशन की आप बात कर रहे हैं, आप मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आप ये बात तो है वैसे मोहसिन राजा साहब कि ये तमाम इल्जामात इमरान खान साहब पे जो आपने लगाए ये आज के नहीं, आप 2000 तो हमारे इल्जामात आज के नहीं है ना, हमारे पे आपकी कभी तहकीकात नहीं हुई, आपकी कभी तहकीकात नहीं हुई थी कि जब पनामा केस ये सुप्रीम कोर्ट में लेके गए उस वक्त क्यों ख्याल आया कि इमरान खान साहब भी चोर हैं, उनकी भी ऑफशोर कंपनी है? देखिए बात ये मैं तो ये बात करता हूं कि इखलाकियात का लेक्चर देने से पहले इमरान खान साहब को खुद साफ सुथरा होना चाहिए। सादिक और अमीन है, आप इलेक्शन जब अपने कागजात नामजदगी पुर करते हैं तो आप मजलिस शूरा के मेंबर हैं, आप हलफनामा देते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो सच करें, सादिक और अमीन नहीं है इमरान। देखिए सादिक और अमीन नहीं है, क्यों याद आया कि जब ये आपका केस लेके गए? देखिए सादिक और अमीन नहीं है क्योंकि ये चीजें इनकी जो है बार बार आती रही, हमने कहा बिल्कुल चोर को पकड़ेंगे, इनको चोर डाकू करते हैं तो चोर पकड़ा जाना चाहिए। चोर डाकू झूठा जो बातें हमारे बारे में ये करते थे आज वही बातें ये कर रहे हैं, हम तो है ही दो नंबर, वही बातें ये कर रहे हैं, नहीं है, हमसे कहा सर्टिफाइड चोर, सर्टिफाइड डाकू और हमारे लिए कानून और है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब, मोहसिन रांझा साहब। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद बात करेंगे इंडिया एक दफा फिर गीदड़ भपकियां दे रहा है पाकिस्तान को, और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हैं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान से तो खौफ खाते ही हैं, पाकिस्तान के कबूतरों से भी इंडिया को बहुत डर लगता है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक बार फिर धमकियां दी जा रही है, गीदड़ भपकियां पाकिस्तान को दी जा रही हैं भारत की जानिब से। चंद रोज पहले भारत की तरफ से ये इल्जाम लगा कि पाकिस्तानी फौजियों ने एलओसी की वायलेशन की है, इंडियन चेक पोस्ट पर फायरिंग की है और उनके 2 फौजियों का सर कलम किया है। और ये बेबुनियाद इल्जाम पहली मर्तबा नहीं, भारत की तरफ से पहले भी लग चुके हैं। मेरे सामने एक लिस्ट मौजूद है जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से भारतीय फौजियों के सर कलम किए जाते हैं। 99 हो, 2000, 2008, 2016, बार बार ये बेबुनियाद इल्जाम लगे हैं और कभी भी इंडिया ने इसके शवाहिद पाकिस्तान को फराम नहीं किए। पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया गया और बताया गया कि ना तो हमारी तरफ से एलओसी की वायलेशन हुई है, ना किसी भारतीय फौजी का सर कलम किया गया है। लेकिन फिर भी भारत की तरफ से जो है इश्तियाल अंगेजी जारी है, उनकी तरफ से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, गीदड़ भपकियां उनकी जो है सामने आ रही हैं। और कल एक इवेंट पे जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इंडियन फोर्स के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को नताइज के लिए तैयार होना चाहिए और हम अपनी मर्जी से कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जगह का तयन हम खुद करेंगे, वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। ये इंडियन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद की तरफ से धमकी आई है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये धमकियां पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन भारत दुनिया में तीसरी बड़ी फौज है और तीसरी बड़ी फौज इस वक्त पाकिस्तान से सिर्फ खौफजदा नहीं है या पाकिस्तान की फौज से सिर्फ खौफजदा नहीं है, वो पाकिस्तान के कबूतरों से भी बड़ी खौफजदा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और देखिए कि इंडियन फौज के लोग जो पाकिस्तान के कबूतर हैं उन पे किस किस्म के एनालिसिस करते हैं और पाकिस्तानी कबूतरों से वो कितने खौफजदा हैं। आज से लगभग 2.5 साल 3 साल पहले पाकिस्तानी कबूतर पकड़े गए थे। हमारे कबूतरों से डबल कबूतर हैं, वो उड़ने की क्षमता भी ज्यादा है, उनका दिमाग भी तेज है। सेकेंडली भर गर्मी में भी वो 12-12 घंटे उड़ सकते हैं और हमारे जो इंडिया के कबूतर हैं उनमें इतना स्टेमिना नहीं है। पाकिस्तान के कबूतरों का दिमाग भी तेज है, स्टेमिना भी ज्यादा है इंडियन कबूतरों से, इस पर भी बात करेंगे। और जो इस वक्त धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान को, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब। एजाज अमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कितना संजीदगी से लेना चाहिए पाकिस्तान को इन धमकियों को? देखिए, मेरे ख्याल में इनकी कोई हैसियत नहीं है इन धमकियों की। उसकी वजह यह है कि ये, जैसा आप खुद अपने इंट्रो में कह रहे हैं, कि ये धमकियां नरेंद्र मोदी के पावर में आने से पहले के इंटरव्यू, फिर उसके बाद में इंटरव्यू, फिर लाल किले में जो उन्होंने यौम आज़ादी पर ख़िताब किया उसमें भी कहा। और अजीत डोवल तो एक मेरे नज़दीक एक ज़हनी बीमार शख्स है जो हर वक्त इस तरह की एग्रेसिव लैंग्वेज बोलता रहता है। अब देखने की बात यह है कि इंडिया कर क्या सकता है या वो क्या कर रहा है। इस वक्त इंडिया, जिन्हें हम कहते हैं ऑपरेशंस अदर देन वॉर या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट,
उसकी अगर आप स्केल 1:10 लें तो वो ऑलरेडी 10 पे ऑपरेट कर रहा है और वो अपने पूरे तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के ज़रिए और ख़ुद अपने मुल्क से, और तीसरी चीज़ जो एक्सटीरियर मनूवर है या डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके ऊपर उनसे जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। इससे बढ़ के ना वो कुछ करने की सलाहियत रखते हैं ना हम उससे खौफजदा हैं। अब हो क्या रहा है, ये जो बार बार वो लिंचिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं कि सोल्जर्स के गले काटे गए हैं, ये वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सोल्जर्स के गले काटे गए, इन दहशत गर्दों ने काटे, तो वो समझते हैं शायद ये वो बयानिया है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी कि सोल्जर्स के गले काटे गए। वो उसकी वजह दो हैं। पहली कश्मीर से तवज्जो हटाना चाहते हैं या कोई और वजह है? बिल्कुल बिल्कुल दो वजूहात हैं उसकी। पहली वजह यह है कि इस वक्त वो अपनी जो सुप्रेशन की वॉर है जिससे वो आज़ादी कश्मीर की मूवमेंट को दबाने के लिए पूरा जोर लगाने के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं हो रही और हर जगह से उन्हें मज़ामत का सामना है। कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं और शुहदा को पाकिस्तानी झंडों में दफनाया जा रहा है जिससे वो बौखलाहट का शिकार हैं। सही। तो वो अपना जो भी जुल्म और बर्बरियत कश्मीर में कर रहे हैं वो उससे एक तो तवज्जो हटाना चाहते हैं, दूसरा एक उनके ज़हन पे भूत सवार है। वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क डिक्लेयर करवा सकेंगे और शायद हमारे खिलाफ कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस इन्वोक करा सकेंगे। तो इस फोबिया की वजह से वो ये बार बार ये कहते हैं कि उनके अंदरूनी मामलात में हम मुदाखलत कर रहे हैं और उनके सोल्जर्स की लिंचिंग कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी फौज को एक और फोबिया भी है, वो पाकिस्तान के कबूतर से है वो फोबिया। तो जरा मुझे बताइएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान कबूतरों का इस्तेमाल करता है जासूसी के लिए, और क्या वाकई पाकिस्तान के कबूतर जो है वो बड़े तेज, स्टेमिना ज्यादा, दिमाग ज्यादा, ऐसी बात है क्या? मेरे ख्याल में ये अफसानवी जब किसी चीज से डर लगने लग जाए तो वो पर्दा भी हरकत करे तो खौफजदा इंसान को लगता है पर्दे के पीछे कोई चोर बैठा है। तो इनकी वही हालत है, ये इस कदर खौफजदा हैं कि उन्हें अपने घर में, उनके घर के अंदर अगर कोई वाकया होता है तो उन्हें उसमें ISI नज़र आती है, मुल्क के अंदर कोई होता है तो ISI नज़र आती है, और अगर कबूतर भी जाए तो वो समझते हैं ये कोई इंटेलिजेंस डिवाइस लेकर या कोई सर्वेलेंस डिवाइस लेकर कबूतर उड़ता हुआ आया है। ये सिवाय एक अफसानवी और बेवकूफ़ाना प्रोपेगेंडे से इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया से। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।